हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है विजय सीरीज। तो विजय सीरीज में हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को अंडर 10 आवर्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का, वो 10 आवर्स में कवर हो जाए। तो आज बारी है जनरल मेंटल एबिलिटी कह लो, क्वांट कह लो। तो इसका जो पार्ट नंबर 7 है वो होगा, जिसमें टॉपिक डिस्कशन होगा प्रोबेबिलिटी। बट प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे एक तो ये ध्यान रखिएगा, हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे जो ईपीएफओ के लेवल की है। मैंने यहाँ आज तक जितने भी सवाल पूछे हैं ईपीएफओ के अंदर प्रोबेबिलिटी से, वो भी लिए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिए हैं जो यूपीएससी के एग्जाम्स में आते हैं। तो आप जब भी ये लेक्चर देखें तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि यहाँ जो लेवल कवर हो रहा है वो ईपीएफओ का ही है, किसी और दूसरे एग्जाम का नहीं है। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी से पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा बेसिक पार्ट जरूर जानेंगे, क्योंकि उसके बिना फिर प्रोबेबिलिटी बनेगी नहीं। ठीक है, वीडियो के एंड तक जुड़े जरूर जरूर जुड़े रहिएगा। शुरू करने से पहले आप सबको बताना चाहूँगा, आप अगर हमारे यूपीएससी ईपीएफओ के कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो उससे पहले आप हमारा एक डेमो कोर्स है वो ज़रूर अटेंड करिएगा। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हो या गूगल पे सिंपली टाइप करोगे editap.in, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे तो ये ईपीएफओ कोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज में आपको ये हमारा डेमो कोर्स दिख जाएगा यहाँ। ठीक है, ये हमारा 2 डेज का डेमो कोर्स है। आप इस डेमो कोर्स को एक बार ज़रूर अटेंड करें, क्लासेस लगाएं। लगभग सारा कंटेंट जो हम हमारे मास्टर कोर्स में दे रहे हैं वो हमने यहाँ 2 दिन के लिए आपको दिया है, ताकि आप ये चेक कर पाओगे हमारा कंटेंट कैसा है, और उसके बाद आप हमारे कोर्सेज में इनरोल कर पाओ। ठीक है, तो ये ज़रूर लगाइएगा भाई। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना हम यूपीएससी के लेवल पे ही पढ़ रहे हैं। ईपीएफओ में जैसा आता है वैसा पढ़ रहे हैं, कोई ना आसान है ना मुश्किल है, ईपीएफओ का लेवल है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले शुरुआत होगी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक पार्ट से, क्योंकि जब तक परमुटेशन या कॉम्बिनेशन नहीं पता होगा हमें क्या होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं, बट जो बेसिक लेवल का परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वो आपको ज़रूर पता हो। ठीक है, इस पे कुछ अच्छे लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेंगे लास्ट में। अब परमुटेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हमें किसी डाटा को अरेंज करना होता है ना, अरेंज, तो वहाँ हम हमेशा किसका यूज करते हैं, परमुटेशन का। और जहाँ भी किसी भी डाटा में हमें कुछ भी सेलेक्ट करना होता है, यानी सिलेक्शन के लिए हमेशा किसका यूज किया जाता है, कॉम्बिनेशन का। ठीक है जी। अब परमुटेशन में एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे मैंने कहा कि एन पी आर। ठीक है, तो ये एन पी आर इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ही एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है एन सी आर, दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये एन क्या होता है, पी क्या होता है, आर क्या होता है, ये तो पता हो। तो जो एन है ना, एन एन का मतलब है यहाँ टोटल एलिमेंट। ठीक है, एन का मतलब क्या है, टोटल एलिमेंट। आर का मतलब है फेवरेबल एलिमेंट, यानी कि जितनों के साथ आपको काम करना है, उनको सेलेक्ट करना है, उनको अरेंज करना है, तो वो क्या होंगे, फेवरेबल एलिमेंट होंगे। ठीक है, पी का मतलब क्या है, यहाँ पी का मतलब है परमुटेशन, परमुटेशन, और सी का मतलब है कॉम्बिनेशन। तो ये चीज आप ध्यान रखें। पहली चीज तो कहीं डाउट ही नहीं आना चाहिए कि परमुटेशन कहाँ लगाना है, कॉम्बिनेशन कहाँ लगाना है। तो जहाँ अरेंज करना हो परमुटेशन लगाइए, जहाँ सेलेक्ट करना हो वहाँ कॉम्बिनेशन लगाइए। ठीक है, और ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनका यूज करिएगा। क्लियर है जी। अब है कैसे, जैसे मैंने बोला कि 3 एलिमेंट है मेरे पास, ए बी सी। ठीक है, इनमें से कोई भी दो अगर हमें अरेंज करने हैं, एनी टू को अरेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, या तो ए और बी लेंगे, या बी ए लेंगे, या बी सी लेंगे, या सी बी लेंगे, या ए सी लेंगे, या सी ए लेंगे। तो ये 6 अरेंजमेंट बनेंगी आपकी। ठीक है, लेकिन अगर इन तीन में से कोई भी दो सेलेक्ट करने हैं हमें, तो क्या बनेंगे, या तो ए बी सेलेक्ट होगा, या बी सी, या ए सी। ठीक है, यानी आप ए बी कह लो, बी ए कह लो, या एक ही बात है। ये तो अरेंज करना है ना आपको, तो ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, यहाँ पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपने ए बी बोला कि बी ए बोला, कोई फर्क नहीं है। आपने बी सी बोला कि सी बी बोला, कोई फर्क नहीं है। आपने ए सी बोला कि सी ए बोला, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो अरेंजमेंट के अंदर हमेशा वो अपनी पोजीशन को भी वेरी करती है, उनकी पोजीशन भी, और सिलेक्शन में ऐसे पोजीशन का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई।
ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट हो गया पूरा का पूरा जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है जी। उसके बाद परमुटेशन में कई बार एलिमेंट रिपीट भी होंगे, तो वो तो अलग अलग आगे हम जाके डिस्कस कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, अब अगली बात जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज फैक्टोरियल नोटेशन, क्योंकि बार बार फैक्टोरियल तो आएगा ही। तो फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे हमने कहा एन फैक्टोरियल है, तो एन फैक्टोरियल का मतलब है एन से पहले के सारे नंबर की प्रोडक्ट इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अप टू कहाँ तक, जब तक वन नहीं आ जाता तब तक सारे नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो क्या होगी? एन फैक्टोरियल होगी। बात को समझे सारे? जैसे हमने कहा कि फाइव फैक्टोरियल है, तो फाइव फैक्टोरियल का मतलब है फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। ठीक है, अगर टेन फैक्टोरियल है तो वो टेन फैक्टोरियल का मतलब क्या? टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। क्लियर? अगर जीरो फैक्टोरियल है तो जीरो फैक्टोरियल का मतलब है वन। तो जो भी नंबर आप ले रहे हो, जितना भी फैक्टोरियल ले रहे हो, उससे पहले के सारे नंबर की जो प्रोडक्ट है वही उस उतना ही फैक्टोरियल आ जाएगा भाई। क्लियर है? चलो अब इस पे अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, वो देखते हैं बारी बारी, सर इनका क्या यूज है वो देखते हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। देखो क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज फाइव लेटर्स ऑफ द वर्ड मशीन कैन बी अरेंज्ड। मशीन को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। सपोज मेरे पास एक वर्ड है ईयर। ठीक है भाई, क्या है? ईयर। अब कोई आपको बोले कि ईयर को आपको अरेंज करना है, चाहे मीनिंगफुल वर्ड बने चाहे ना बने, उससे कोई मतलब नहीं है, बट ईयर के जो लेटर्स है उनको अरेंज करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, चाहे वो मीनिंगफुल हो या नॉन मीनिंगफुल हो। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे ही होता है ना, ये तीन लेटर है, तीन पोजीशन फिक्स होगी। जैसे यहाँ ई आया तो यहाँ ए आ सकता है, यहाँ आर आ सकता है, तो यहाँ आर आ सकता है, यहाँ ए आ सकता है। ठीक है, यानी ये पोजीशन फिक्स कर दी हमने। अब ये पोजीशन ए के लिए फिक्स करोगे तो यहाँ ई आ सकता है, यहाँ आर आ सकता है, यहाँ आर आ सकता है, यहाँ ई आ सकता है। ठीक है, फिर ये पोजीशन आर के लिए फिक्स कर दें तो यहाँ ई आ सकता है, यहाँ ए आ सकता है, यहाँ ए आ सकता है, यहाँ ई आ सकता है। ठीक है, तो टोटल ये कितनी कितने 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 वर्ड बन गए, चाहे मीनिंगफुल हो चाहे नॉन मीनिंगफुल, तो ये सिक्स बन गए। तो हर बार ऐसा करना तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो इसीलिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं भाई, कि एन पी आर दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। समझ पा रहे हो कि मुझे अगर तीन, यहाँ तीन लेटर है, तीनों लेने हैं आपको, तो दैट इज इक्वल टू थ्री फैक्टोरियल, एन की जगह भी थ्री, आर की जगह भी थ्री। तो थ्री फैक्टोरियल का मतलब थ्री इंटू टू इंटू वन, और ये जीरो फैक्टोरियल वन हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सिक्स। समझ पाए ना? तो यही चीजें हैं। अब जैसे यहाँ मशीन है, अब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन लेटर है इसमें, तो सेवन फैक्टोरियल डिवाइड बाय सेवन माइनस सेवन फैक्टोरियल, तो सेवन फैक्टोरियल का मतलब है सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। ठीक है, बाय जीरो फैक्टोरियल वन होगा। अब अगर मैं ऐसे मैनुअली करने लग जाऊंगा ना इसको बिना फॉर्मूले के, तो भैया मेरे दो दिन लगेंगे इसको काउंट करने में, क्योंकि इतने केस बन जाएंगे। ये तो ईयर में तो तीन ही लेटर थे इसके, इसलिए हमने इसको मैनुअली चेक कर लिया बिना फॉर्मूले के। अब यहाँ देखोगे टू थ्री जा फोर, फोर टू थ्री जा छः चौका चौबीस, एक सौ बीस, एक सौ बीस गुना छः कितना हो गया? एक सौ बीस गुना बयालीस, सात छः बयालीस, तो बयालीस जीरो, बयालीस दूनी चौरासी, बयालीस एकम बयालीस और आठ, 5040। ठीक है, तो कितने तरीके से आप मशीन को अरेंज कर सकते हो? 5040 तरीके से। कौन लिखेगा? 5000 तरीके से लिख सकते हो, एक भी इधर से उधर हो गया तो बहुत महंगा पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाउ मैनी फोर लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी formed out of the letters of the word logarithms if repetition of letters is not allowed? अब चार ही लेटर लेने हैं आपको। अब ये जो टोटल लेटर हैं, अगर ये देखूं तो मैं थ्री, थ्री सिक्स और फोर, 10 लेटर है, 10 में से कोई भी फोर लेने हैं आपको। यानी अब n की वैल्यू 10 होगी और r की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, तो ये पुट करोगे तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ऊपर हो गया 10 इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल, और नीचे भी क्या है? सिक्स फैक्टोरियल है। ये कैंसिल हो गया, तो नौ अट्ठे बहत्तर, बहत्तर गुना सात कितना हो गया भाई? 5040 ही बन गया। ये भी 5040, ये सही था ना?
MACHINE 7 ही है, तो 7 6 42 42 50 210, 4 3 12 दूनी 24। नहीं, ये गड़बड़ कर दिया हमने। 2 3 6 6 चौका 24, 24 पंजा 120 और 7 6 42। नहीं, जीरो ने गड़बड़ कहाँ किया? 7 6 42 पंजा 210 गुना 4, 210 गुना 4 कितना हो गया भाई? 840, 3 दूनी 6। सही तो किया है, 5040। छोटी मोटी गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना यार। चलो, तो ये हो गया भाई। फोर 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 लेटर्स ही लेने हैं आपको, तो 9 8 72, 72 गुना 7 दूनी 14, 5040। अगेन ये राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई। इन हाउ मैनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड टीथ कैन बी अरेंज्ड। ठीक है, अब टीथ को अरेंज करना है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखो। अब ना, जैसे मैं बोलूँ कि जैसे ईयर को अरेंज कर रहे थे आप, तो आपने 6 तरीके से अरेंज किया। मैं कहूँ कि आई को अरेंज करिए। जब आप आई को अरेंज करेंगे 1 2 3, तो ये पोजीशन ई के लिए फिक्स होगी। तो यहाँ वाई आ सकता है, यहाँ ई आ सकता है, या ई आ सकता है, यहाँ वाई आ सकता है। समझ पा रहे हो ना? तो ये ई हो गया। अब ये पोजीशन वाई के लिए फिक्स हो सकती है, तो यहाँ ई आ सकता है, यहाँ ई आ सकता है। बस। ठीक है, तो जब भी लेटर्स रिपीट होंगे ना, वो आपकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट को कम कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए उस पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल इंटू R3 फैक्टोरियल, कि कौन कौन सा कितनी बार आया है। अब देखो, ये टोटल 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। टी कितना 2 टाइम्स आया तो 2 फैक्टोरियल, ई भी 2 टाइम्स आया तो 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, नीचे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 2 जा 30। तो आप टीथ को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 30। ठीक है, तो जब भी क्या हो, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स हो ना, तो उसको अलग 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 डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो हमारी अरेंजमेंट को कम कर देगा। अब यहाँ कौन से वाला ई लिया है हमने? ये वाला लिया है कि ये वाला लिया है? इससे कोई मतलब थोड़ा ना है। ठीक है, तो लेटर रिपीट होगा तो वो अरेंजमेंट को कम करेगा। ठीक है, चलो। अब ऐसे ही नंबर्स पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे उसने कहा कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 4 5 6 8 यूजिंग ईच डिजिट एग्जैक्टली वंस। 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं इन 4 डिजिट का यूज करके, बट डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे। अब देखो, जब भी नंबर बनाना हो ना, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ऐसे तीन तीन क्या करो, कॉलम ले लो, यहाँ ऐसे करके 3 बॉक्सेज बना लो। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ इन 4 में से कोई भी आ सकता है ना भाई। ठीक है, यानी इन 4 में से कोई भी आ सकता है 4p1। फिर यहाँ भी इन 4 में से कोई भी आ सकता है। गलत। एक जो यहाँ आ जाएगा वो नहीं आ सकता। तो अब हमारे पास 3 चॉइसेस बची है, 3 में से कोई भी एक आ सकता है यहाँ। फिर यहाँ 2 ही चॉइस बची होंगी, 2 में से कोई भी एक आ सकता है। तो जो 4p1 होता है ना, 4p1 का मतलब क्या? 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 1, 3 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो 4 ही होता है। तो 3p1 भी 3 होता है, 2p1 भी 2 ही होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 12 दूनी 24। तो 24th नंबर आप बना सकते हो इन डिजिट का यूज करके, 3 डिजिट के। ठीक है, जब एक डिजिट जो है वो एक ही बार यूज होगा। ठीक है, कितने बना पाओगे? 24। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच ऑल द डिजिट्स आर इवन। ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जिनकी सारी की सारी डिजिट जो है वो इवन है। ठीक है, विच ऑल द डिजिट्स आर इवन। इवन डिजिट कौन सी होती है? 0 2 4 6 8। ठीक है, अब मुझे जब 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? 3 बॉक्सेज लूंगा भाई। अब एक चीज ध्यान रखना, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर। तो जब भी जीरो आए ना, तो इधर से शुरुआत करो हमेशा। क्यों? क्योंकि यहाँ जीरो नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हमारे पास 4 चॉइसेज हैं, इन 4 में से कोई भी एक हो सकता है। तो यहाँ 4 हो गया। बट अब यहाँ भी 4 ही चॉइसेज हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो जीरो तो आ सकता है ना, इनमें से कोई एक चला गया तो 3 और एक 4। और यहाँ 4 में 4 नहीं, यहाँ सिर्फ 3 ही चॉइस होंगी। तो 3p1, तो ये हो गया 3। तो ये 4 इंटू 4 इंटू 3। तो ये कितने कितने नंबर बन सकते हैं ऐसे? 48। यहाँ 4 चॉइसेस क्यों होंगी? क्योंकि जीरो नहीं आ सकता। ये बात आप ध्यान रखें भाई।
ठीक है, यहाँ जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि जीरो आया तो फिर वो 3 डिजिट का नंबर नहीं बचेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर मेड फ्रॉम 2 3 4 5 6 9 विच आर इवन। ऐसे 4 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते जिनमें सारे के सारे नंबर क्या हो, इवन हो। अब देखो, अगर 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो पहले तो बॉक्स ले लो, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें से देखो, अगर इवन, कोई भी नंबर इवन कब होगा, जब उसका यूनिट डिजिट जो है वो इवन होगा। कोई भी नंबर इवन तभी होता है जब उसका यूनिट डिजिट मतलब ये इवन हो। अब इवन यहाँ 2 4 और 6 है, तो यहाँ तो सिर्फ 3 चॉइसेस है ना, 3 में से कोई भी एक आ सकता है, तो ये हो गया 3। फिर यहाँ 5 में से कोई भी एक आ सकता है, टोटल तो 6 नंबर है। फिर इसके पास 4 ही ऑप्शन होंगे, फिर इसके पास 3 ऑप्शन होंगे। समझ पा रहे हो ना, यहाँ 3 ही डिजिट है, यहाँ 5 में से फिर कोई एक आ सकता है, फिर 4 में से और फिर 3 में से। क्लियर है? तो अब ये देखो क्या बनेगा। अब 3 × 4 × 5 × 3, 4 × 12, 12 × 5 = 60, 180, तो 180 बनेगा भाई। ठीक है, बट अगर वो कभी बोले कि रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है, अब ऐसे सवालों में वो बोल, यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखा हमने, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर देयर इन विच ऑल द डिजिट्स आर इवन। ठीक है, अब ये बात समझो, यहाँ पे उसने बोला नहीं था कि ऑल की रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है। अगर वो नहीं बोल रहा तो मतलब रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, अगर वो नहीं बोल रहा तो रिपीटेशन अलाउड है। अब जैसे वो बोल रहा है यहाँ, यूजिंग ईच डिजिट एग्जैक्टली वंस, तो जब भी अलाउड नहीं होगा तो वो बोलेगा, जैसे यहाँ पे उसने बोल दिया है। समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा, अगर वो ये बोलता कि ईच डिजिट एग्जैक्टली वंस यूज होगा तो आंसर ये होता। और अगर नॉर्मल पूछ रहा है तो फिर क्या होगा कि यहाँ 3 ही आ सकता है, यहाँ 6 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ 6 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ 6 में से कोई भी। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ भी तो ऐसा ही होगा ना भाई, कि यहाँ 4 में से कोई, अच्छा हमने गड़बड़ कर दिया क्या पूरा ही। मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ 4 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ 4 में से कोई भी आ सकता है, फिर यहाँ भी 4 में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, फिर यहाँ तो 5 में से आएगा ना। कोई बात नहीं, यहाँ 4 में से आ सकता है, 4 में से, ये तो हो गया जब एग्जैक्टली वंस हो। कोई ना, दोबारा से बता देता हूँ। जब एग्जैक्टली वंस हो तो आंसर होगा 48। ठीक है, जब रिपीटेशन अलाउड होगी, रिपीटेशन अलाउड है, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो तब क्या होगा भाई। और ये ध्यान रखना, अगर उसने नहीं बोला तो रिपीटेशन अलाउड होगी। मैं फिर से कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, ये हमने जो निकाला था ये एग्जैक्टली वंस के हिसाब से निकाला। अगर वो नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में कि एग्जैक्टली वंस है, तो दैट मीन्स रिपीटेशन अलाउड है। और रिपीटेशन अलाउड है तो क्या आंसर होगा, इन 4 में से कोई एक यहाँ यूज होगा, यहाँ पांचों यूज हो सकते हैं, यहाँ पांचों, तो ये होगा 4 × 5 × 5। तो राइट आंसर इज 100। फिर से मैं दोहरा दूं, ये आंसर आया था एग्जैक्टली वंस के हिसाब से, रिपीटेशन अलाउड के हिसाब से आंसर होगा 100। और अगर आप पूछोगे कि इस सवाल का आंसर क्या है, तो 100 है, क्योंकि जब वो नहीं बोलता तो वहां रिपीटेशन अलाउड होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 100। ऐसे ही सेम अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो अगर एग्जैक्टली वंस बोलेगा तो आंसर होगा 180, क्योंकि यहाँ 3 ही आ सकती हैं भाई, सॉरी यहाँ 3 ही आ सकती हैं। फिर 5 बच गया, 5 में से कोई एक आएगा, यहाँ 4 में से कोई एक, यहाँ 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है, तो दैट मीन्स रिपीटेशन अलाउड है। और अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 3 डिजिट में से कोई एक यहाँ आ सकता है, बाकी यहाँ तो 6 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ 6 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ 6 में से कोई भी आ सकता है। तो 6 × 6 × 6 × 3, तो 216 × 3, तो 648 बन जाएगा, और यही आंसर है, क्योंकि यहाँ बोला नहीं है उसने। तो ये बात को समझ लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूज मत होना इसमें। क्लियर है? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, पहली बात तो
ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है, तो दैट मीन्स रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 648। आगे आ जाइए। अब देखो, इन हाउ मेनी वेज 2 men and 3 women कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 7 men and 8 women। अब भैया अगर सेलेक्टेड आ गया तो सेलेक्टेड का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन यूज होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना, जहां एंड वर्ड आए ना समझ जाओ मल्टीप्लाई करना है, जहां और वर्ड आए मतलब समझ जाओ प्लस करना है। जैसे यहाँ 2 men सेलेक्ट होंगे आउट ऑफ 7 men, तो 7C2। अब एंड आया तो इन टू, 3 women सेलेक्ट होगी आउट ऑफ 8 women, तो 8C3। समझे बात को। अब इसको सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। कुछ बच्चे तो ऐसे सोल्व करेंगे कि 7C2 इज इक्वल टू किसके, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 7 - 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, देखो। और ये 2 फैक्टोरियल 2 और 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, 2 से गया 3, तो 21 आ गया। इतना सब मत करो, आप इसको सीधा देख लो। 7C2 का मतलब है इस 7 को सिर्फ 2 टर्म्स तक खोलो, 7 6, और डिवाइड बाई ये r फैक्टोरियल 2। देखो 2 से गया 3, कितना आया 21। ये 5 फैक्टोरियल अपने आप कट जाएगा। जैसे यहाँ 7C2 है तो 7 × 6, इसको सिर्फ 2 टर्म्स तक खोलना है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अब जैसे 8 को 3 टर्म्स तक खोलो, 8 7 6, और नीचे 3 फैक्टोरियल 3 2, मतलब जो 5 फैक्टोरियल है वो अपने आप कैंसिल हो गया। 3 2 जा 6, 2 से गया 3, तो इधर 21 इधर 56। 21 का 126, 12 21 पंजा 105। ठीक है, 105 और 12 117, तो 1176 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट, थोड़ा थोड़ा ध्यान से बस देखो, ये वाला करो क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज 3 students consisting of exactly 2 boys can be selected out of 5 boys and 3 girls। वो कह रहा है कि 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, बट उसमें एग्जैक्टली 2 बॉयज होने चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है कि 2 बॉयज होंगे एंड 1 गर्ल होगी। ठीक है, अब अगर 2 बॉयज हैं तो 5 बॉयज में से सेलेक्ट होंगे, तो 5C2। एंड का मतलब प्रोडक्ट, 1 गर्ल है तो 6 में से होगी 6C1। 5C2 का मतलब है 5 × 4 डिवाइड बाई 2। 6C1 का मतलब है 6, तो 2 से गया 2, 5 2 जा 10, 10 6 जा 60, तो जो राइट आंसर है दैट इज 60। ठीक है, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। इन ए पार्टी एवरी पर्सन शेक्स हैंड विद एवरी अदर पर्सन। एक पार्टी में हर एक आदमी दूसरे आदमी से हैंड शेक करता है। इफ देयर वाज ए टोटल ऑफ 210 हैंड शेक्स इन द पार्टी, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु वर प्रेजेंट इन द पार्टी। ठीक है, कितने नंबर ऑफ पर्सन है जो पार्टी में प्रेजेंट थे, टोटल हैंड शेक कितने हुए, 210। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, एक आदमी दूसरे आदमी से हैंडशेक करेगा तभी तो हैंडशेक काउंट होगा, कि नहीं होगा। ठीक है, तो अगर 210 हैंडशेक हुए हैं, अब एक बात बताओ सिंपली, एक आदमी दूसरे से करेगा तो इसका हमेशा जो फॉर्मूला है दैट इज NC2। अब NC2 का मतलब क्या, एन को 2 टर्म्स तक खोलो, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल यानी कि 2। ठीक है, तो n इंटू n माइनस 1, तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक हुए 210, तो n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये मल्टीप्लाई होगा 420, दैट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1। तो n की वैल्यू होगी 21, n माइनस 1 हो गया 20। इसको ब्रेक कर लो यार, 420 पहले 2 से गया 210, फिर 2 से गया 105, फिर 3 से गया 35, फिर 3 से गया 7। ठीक है, सॉरी 3 से नहीं जाएगा, 5 से गया 7। अब देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 3 7 जा 21। दो ऐसे फैक्टर ही तो सोचने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। तो उस पार्टी में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन थे वो 21 थे। मैं वही कंसेप्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो हमें 10 घंटे में कंपोनेंट को कवर करना है। ठीक है, तो फिर इतना ये थोड़ा कि हर तरह की चीज, दूसरा ईपीएफओ के लेवल पे रहना है।
मैं करवाने को बहुत हाई लेवल भी करवा दूंगा, ये वो साइक्लिक कॉम्बिनेशन भी फला ढिमका, बट मैंने पूरा ईपीएफओ के क्वेश्चंस का एनालिसिस करके ही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जितना रेलेवेंट है उतना ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ 15 साइड। ठीक है, कई बार आ जाता है, तो नंबर ऑफ डायगोनल जो होता है ना, जब भी आपको निकालना हो किसी पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल्स, दैट इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। ठीक है, एन इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, तो ये 15 पुट कर दो यहाँ, 15 15 माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, तो ये 15 15 इंटू 12 डिवाइड बाई टू, टू से गया 6, तो 15 इंटू 6 कितना हो गया 90। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज 90। ठीक है, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट। अब बारी आती है प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, ये बेसिक बेसिक सा पार्ट था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, हमें पता चल गया, क्योंकि हमसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कम सवाल पूछता है, प्रोबेबिलिटी से ही पूछता है। ठीक है भाई, फिर भी हम थोड़ा हाई लेवल के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन, थोड़ा लेवल ज्यादा वाले एंड में प्रैक्टिस कर लेंगे इसी वीडियो के, बट अभी पहले प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है, मैंने कहा कि ये पी ऑफ ई दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ इस पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी, क्या है प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अच्छा बहुत बार आपने क्वेश्चन देखे होंगे, तो वो हमेशा ऐसे बोलता है इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक बोलता है एक्सपेरिमेंट, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या फर्क है? एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? एन ऑपरेशन विच गिव्स सम वेल डिफाइंड आउटकम, एन ऑपरेशन विच गिव्स सम वेल डिफाइंड आउटकम, वेल डिफाइंड आउटकम। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। कि यार मैं अगर दीवार में सर मारूंगा तो कुछ तो रिएक्शन आएगा ना, क्या होगा? सर फूट जाएगा, दर्द होगा, सोजिश हो जाएगी, कुछ तो होगा। गर्म पानी में हाथ डालूं मैं, क्या होगा? हाथ जल जाएगा, कुछ तो रिएक्शन आएगा ना। तो जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो उसका कुछ ना कुछ आउटकम जरूर होता है। ठीक है, बट रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है वी कैन नॉट प्रोडिक्ट अर्लियर। ठीक है, कि हम बता नहीं सकते पहले कि क्या होने वाला है, तो हम उसका पहले नहीं बता पाएंगे, वो उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या क्या मतलब है? एन ऑफ ई का मतलब है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। ठीक है, मतलब जो आप चाहते हो वो क्या है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैंने एक सिक्का उछाला, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मेरा जो हेड है वो मेरा फेवरेबल इवेंट है। ठीक है, बट जब सिक्का उछालोगे तो जरूरी थोड़ा हेड ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो उसे बोलते हैं एन ऑफ एस, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, अब सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। समझ रहे हो ना? तो ये हमेशा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर है? और ये ध्यान रखना, कोई भी होगा एक्सपेरिमेंट होगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होगी, 1 के इक्वल या 1 से लेस। समझ पा रहे हो? और किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट दैट इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मेरी जो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है वो 3/10 है, तो मेरी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 1 - 3/10, मतलब 7/10 होगी। क्लियर है? तो ये छोटी सी बातें ध्यान में रखो, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कोइंस पे आ गया। तो कोइंस में क्या ध्यान रखना है आपको? कोइंस में ध्यान रखिए, एक तो जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है ना, दैट इज 2 की पावर n होता है। अगर आप एक ही कोइन टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस होगा 2 की पावर 1, यानी कि 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर दो कॉइन टॉस करोगे तो 2 की पावर 2 यानी 4 होगा, या तो दोनों हेड आएंगे, या पहला हेड दूसरा टेल आएगा, या पहला टेल दूसरा हेड आएगा, या दोनों टेल आएंगे। ठीक है, अगर 3 कॉइन टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस होगा 2 की पावर 3, 8 होगा। ठीक है, या तो तीनों हेड आएंगे, या पहले दो हेड फिर टेल आएगा, या पहला हेड दोनों टेल आएंगे, या तीनों टेल आएंगे। ये मैंने लिख के दे दिया है यहाँ। 4 कॉइन टॉस होगे तो 2 की पावर 4 होगा, 5 होंगे तो 2 की पावर 5 होगा, 50 कॉइन टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस 2 की पावर 50 होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो
अब दूसरा है डाइस। ठीक है, डाइस क्या होती है? डाइस जानते हैं ना सारे, एक क्यूब कह लो एक, मैंने बोला कि ये एक डाइस है। ठीक है, इस तरीके से। अब डाइस के जो 6 फ्रंट होते हैं, ठीक है, 1 2 3, फिर 4, ठीक है, फिर 5, और फिर 6, इस तरीके से। ठीक है, तो डाइस पे क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 तक नंबर लिखे होते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या बनेगा? यहाँ सैंपल स्पेस बनेगा, अगर एक ही डाइस थ्रो करोगे तो टोटल के 6 बनेंगे। ठीक है, अगर 2 डाइस थ्रो करोगे तो टोटल के 6 की पावर 2 36 बनेंगे। और 3 डाइस थ्रो करोगे तो 6 की पावर 3 यानी 216 बनेंगे। 10 डाइस थ्रो करोगे तो 6 की पावर 10 बनेगी। ठीक है, बट यहां क्या लिखा है? ये लिखा है केसेस। क्या केसेस लिखे हैं? सपोज बहुत बार 2 डाइस एक साथ थ्रो होगी, कि मैंने ये एक डाइस थ्रो करी, ठीक है, फिर मैंने ये दूसरी डाइस थ्रो करी। ठीक है, अब मैं दोनों डाइस थ्रो कर रहा हूं, ये डाइस 1 है, ये डाइस 2 है। ठीक है, इनका डिजिट का सम, कि यहां से जो नंबर आएंगे उनका सम। अब उनका सम 2 आने के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने वे हो सकते हैं? तो वो 1 ही वे होगा। अगर दोनों डाइस पे 1 1 आया तो ये भी तो सम 2 बनेगा। 3 आने के कितने वे होंगे? 2 वे होंगे। ठीक है, और सम 4 आने के कितने वे होंगे? 3 वेज होंगे। सम 5 आने के कितने वेज होंगे? 4 वेज होंगे। सम 6 आने के कितने वेज होंगे? 5 वेज होंगे। क्लियर है? सम 7 आने के कितने वेज होंगे? 6 वेज होंगे। सम 8 आने के कितने वेज होंगे? 5 वेज होंगे। तो ये ध्यान रखना, यहां तक हमेशा 8 तक आने के कितने वेज होते हैं? 13 में से माइनस कर लो, या 7 तक देख लो। यहाँ 7 तक कितने होते हैं? -1। 2 आने के 1, 3 आने के 2, 4 आने के 3, 8 5 आने के 4, 6 आने के 5, 7 आने के 6 वेज। उसके बाद 8 9 10 11 12 के लिए 13 में से माइनस कर लो। सम 8 आने के कितने वे होंगे? 13 - 8 5। सम 9 आने के कितने वे होंगे? 13 - 9 4। सम 10 आने के कितने होंगे? 13 - 10 3। 11 आने के कितने होंगे? 13 - 11 2। 12 आने के कितने होंगे? 13 - 12 1। ठीक है, तो 7 तक हमेशा -1 कर लो। ठीक है, और 8 9 10 11 12 ये याद रख लो, ये 13 माइनस कर लो, उतने वेज होंगे। क्लियर है? बात समझ पाई? ठीक है, बताओ भाई, कोई दिक्कत है किसी तरह की? क्लियर है? चलो, अगर इतना क्लियर है फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। शुरुआत करेंगे पीवाईक्यू से ही, क्योंकि परमुटेशन पे तो सवाल नहीं आया ना सीधा। आ भी सकता है, वो भी कुछ अच्छी तरह के क्वेश्चन आगे ले लेंगे हम, बट हम शुरुआत कर रहे हैं पीवाईक्यू से ही, जो ईपीएफओ में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है भाई, फटाफट से आंसर करो, देखो क्या होगा। ईपीएफओ एपीएफसी 2002 में पूछा गया। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ऑन द टू डाइस इज एन इवन नंबर इज। ये डाइस 1 है, ठीक है भाई, ये डाइस 2 है। क्लियर है? प्रोडक्ट इवन नंबर। अब एक बात मान के चलो कि मान लीजिए इस डाई से 1 आया, क्लियर है, और इस डाई से 1 2 3 4 5 6 आया, तो जो प्रोडक्ट है ये इवन कब होगी भाई? ये इवन तभी होगी जहां इवन नंबर आएगा 2 4 6, क्योंकि इधर ओड है ना। ओड की इवन से प्रोडक्ट करो तभी इवन आएगा। तो ऐसे 3 केस होंगे। फिर यहां से अगर 2 आया तो फिर यहां से जितना मर्जी आए, क्योंकि इवन की तो किसी से मल्टीप्लाई कर लो वो इवन ही आता है, तो ये 6 केस हो गए। फिर 3 आएगा तो फिर अगेन 3 ही केस होंगे, 2 4 6। फिर अगर 4 आया तो जो मर्जी आ जाए, 1 2 3 4 5 6, 6 केस। फिर 5 आया तो अगेन 3 केस होंगे, 2 4 6। फिर अगर 6 आया तो 1 2 3 4 5 6, कितने केस हुए? 6। क्लियर है? तो ये टोटल कितने हो गए? 9 9 9, तो 27 हो गए। तो 27 हो गया आउट ऑफ 36, क्योंकि 2 डाइस थ्रो हो रही है तो टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 6 की पावर 2। तो ये 9 से गया तो कितना आ गया? 3/4। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बात को समझे? चलो नेक्स्ट। अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया वाले सारे। देखो नेक्स्ट क्या है। A letter is taken out at random from the word Assam
and a letter is taken out of random from the word Nagaland, what is the probability that the two letters are the same? कि दोनों लेटर सेम हो। ठीक है, अब आसाम है, ASSAM। ठीक है भाई, अब आसाम में ए कितनी बार आया? ए आया 2 टाइम्स। ठीक है, ए आया 2 टाइम्स, ए ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, ना तो एस रिपीट हो रहा ना एम रिपीट हो रहा। अब जो नागालैंड है देखोगे, NAGA नागालैंड, यहाँ पे ए कितनी बार आया? ए 3 टाइम्स आया। तो यहाँ 2 डिवाइड बाय टोटल कितना? 5। यहाँ 3 डिवाइड बाय कितना? टोटल 4 4 8। तो अगर टू लेटर्स आर द सेम तो 2/5 इंटू 3/8, तो 2 से कट गया 4, तो कितना बनेगा? 3/20। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ए ही कॉमन है दोनों में, तो यहाँ 2/5 हो सकता है, यहाँ ए कितना हो सकता है? 3/8, दोनों के प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, ये भी ईपीएफओ एपीएफसी में पूछा गया 2000। is intersected by another set of 4 parallel lines so as to form a number of parallelogram, how many parallelogram can be formed? जब भी जितनी भी पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती हो, हमेशा क्या ले लो? 2। तो 5 में से कोई भी दो इंटू 4 में से कोई भी दो। ठीक है, पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम कब बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा भाई। ठीक है, ऐसे ही तो बनेगा ना पैरेललोग्राम। तो 5C2 इंटू 4C2, ये ध्यान रखना जब भी बनाना हो पैरेललोग्राम इस तरीके से। 5C2 का मतलब 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 4CD का मतलब 4 इंटू 3 डिवाइड बाय, तो 2 2 जा 4, 5 4 जा 23 जा 60, तो कितने बनेंगे? 60। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। At the conclusion of a party, a total number of 28 handshakes were exchanged. Every person in the party shook hand with every other person who attended the party. तो what was the total number of person who attended the party? अब क्या बताया था मैंने? NC2, यानी कि n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक जो कि 28 है। तो n इंटू n माइनस वन, 28 इंटू 2 कितना हो गया? 56। अब 56 में दो रूट ऐसे सोचो जिनका डिफरेंस 1 हो, तो वो क्या होगा? 8 और 7। तो टोटल पार्टी में कितने लोग थे? 8 पीपल वर देयर। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखो, a person and his wife appear in the interview for the 2 vacancies of a post. ठीक है, the probability of the selection of the husband and that of the wife are 1/7 and 1/5 respectively. तो what is the probability that only one of them will be selected? ठीक है, हस्बैंड के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है और वाइफ के सेलेक्ट होने की 1/5 है। तो हस्बैंड के सेलेक्ट ना होने की कितनी होगी? 1 माइनस 1/7 यानी कि 6/7। वाइफ के सेलेक्ट ना होने की कितनी होगी? 1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5। अब वो कह रहा है कि ओनली वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, तो हस्बैंड सेलेक्ट होगा तो वाइफ सेलेक्ट नहीं होगी। या और ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड सेलेक्ट नहीं हुआ बट वाइफ सेलेक्ट हो गई। तो जब हस्बैंड सेलेक्ट हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी है 1/7, वाइफ सेलेक्ट नहीं हो रही तो 4/5, और का मतलब प्लस। हस्बैंड सेलेक्ट नहीं हो रहा तो 6/7, वाइफ सेलेक्ट हो रही है तो 1/5। तो ये हो गया 4/35, ये हो गया 6/35। तो 35 कॉमन, 4 + 6, तो ये आ गया 10/35। तो 5 से कटेगा 2/7। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है भाई, बात को समझ पाए? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये ईपीएफओ एपीएफसी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। सपोज दैट एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स दैट टेक वैल्यूज फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इज इवन? ये इवन होना चाहिए। देखो, x और y की वैल्यू, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, बीच में प्लस का साइन है, तो जब भी हम किसी नंबर में ओड नंबर ऐड करेंगे तो वो इवन होता है।
ठीक है। इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करोगे तो वो भी इवन होता है भाई, ठीक है। लेकिन जब किसी इवन नंबर में ओड नंबर ऐड करोगे तो वो हमेशा ओड होगा, हमें चाहिए इवन, ठीक है। अब तीन केस बनेंगे। एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि एक्स भी ओड है और वाई भी ओड है, ठीक है, अगर दोनों ओड है तो एक्स प्लस वाई क्या बनेगा? अब ओड इंटू ओड क्या होगा? ओड, ओड की प्रोडक्ट ओड से ओड होगी, फिर प्लस एक्स भी ओड और फिर प्लस वाई भी ओड। अब ये दोनों मिलके बन गया इवन, इवन में फिर ओड किया तो ये क्या बन गया? ओड। बट ये इवन तो नहीं आया, तो दोनों के दोनों ओड नहीं हो सकते एक्स और वाई। क्लियर है भाई? फिर ऐसा हो सकता है कि एक ओड हो और दूसरा इवन हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, एक ओड हो गया और दूसरा इवन हो गया। अब अगर एक्स प्लस वाई ले तो ये ओड इंटू इवन क्या बनेगा? इवन। एक्स क्या है? ओड। वाई क्या है? इवन। तो इवन प्लस ओड, ओड प्लस इवन, तो ये भी फाइनली क्या बन गया? ओड। तो ये भी इवन नहीं बना। ये तभी बनेगा सिर्फ जब एक्स भी इवन हो और वाई भी इवन हो, ये तभी इवन बनेगा सिर्फ। क्लियर है? क्योंकि फिर तो सारे इवन इवन है तो इवन है, तो मतलब इसकी यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू इवन क्या है? 2 4 6, यही हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है? 2 4 6। ठीक है, तो ये हो गया तीन केसेज आगे सिर्फ, लेकिन डिवाइड बाय टोटल 6C2 होगा। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई तो दो ही नंबर है ना भाई, कोई दो ही तो लेने हैं हमने, तो डिवाइड बाय 6C2। तो ये बन गया 3। फेवरेबल तो यही हो गया ना भाई, 6C2, मतलब ये इवन आना चाहिए भाई, तो ये इवन आ सकता है ना। ठीक है, कब आ सकता है इवन? 2 4 6 लेने पे ही आएगा, कोई भी तीन ही नंबर तो आएंगे भाई, लेकिन लेने तो दो ही है ना, तो 6C2, तो 6C2 का मतलब 6 × 5 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 से गया 3, ये 3 से गया 3, तो 1/5 इज द राइट। तो ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी ईओ 2023 में पूछा गया। If there are enough coins of denomination ₹1, ₹2 and ₹5, then in how many ways can one pay ₹10? ठीक है, कि 10 रुपीज कितने में पे कर सकता है? देखो हमेशा ऐसे सवालों में ना पोजीशन फिक्स करना सीख जाओ भाई। पोजीशन फिक्स, ये मेरी बात ध्यान से याद रखना भाई। ये ₹1 है, ये ₹2 है, ये ₹5 है। अब 5 की पोजीशन फिक्स कर लो कि 5 का एक भी कोइन नहीं है, ₹2 का भी एक भी कोइन नहीं है, तो 10 के 10 अगर ₹1 के हो तो बन जाएगा, बन जाएगा। 5 का एक भी नहीं, अब ये 1 है तो ये 8 चाहिए, इधर एक भी नहीं, अगर ये 2 हो तो ये 6 चाहिए, इधर एक भी नहीं, अगर ये 3 हो तो ये 4 चलेंगे, इधर एक भी नहीं, अगर ये 4 हो तो ये 2 चलेंगे, अगर इधर एक भी नहीं, इधर 5 हो तो इधर भी एक नहीं। तो ये टोटल 3 और 3 6 केस बन गए भाई। अब अगर 5 का कोई एक है और ये एक भी नहीं, तो ये 5 कोइन चलेंगे। अगर ये एक कोइन है और ये भी एक है तो ये 3, अगर ये एक है, ये 2 है तो ये एक। ठीक है, और तो कोई केस बनेगा नहीं, तो ये बन गए 3 केस। फिर अगर 5 के 2 हो, ये एक भी ना हो, तो ये बन गया एक केस। तो टोटल 6 + 3 9 + 1 10। तो पोजीशन फिक्स करना सीख लो। समझ रहे हो ना कि कैसे पोजीशन फिक्स करके दूसरे को ऐसे चेक करना है, वो सबसे शानदार रहेगा बस आपके लिए। ठीक है, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है इसमें। क्या कहते हो? समझ पाए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ये भी ईपीएफओ ईओ 2023। A dice is thrown two times. The number of ways that the number appearing on the first throw is not less than that on the second throw. First throw is not less than on the second throw. Second throw, ये first throw. ठीक है, number of ways that the number appearing on the first throw is not less than on the second throw. अब फर्स्ट थ्रो में
मतलब सेकंड थ्रो में सपोज 1 आया तो फर्स्ट थ्रो में भी 1 आ सकता है भाई, नॉट लेस देन है ना। ठीक है, अगर सेकंड थ्रो में 2 आया तो यहां क्या आ सकता है, 1 और 2 आ सकता है। अच्छा, नोट लेस, एक सेकंड भाई, उल्टा बोल दिया मैंने, ये ध्यान रखो। अगर फर्स्ट थ्रो में सेकंड थ्रो में 1 आया तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, 6, क्योंकि फर्स्ट थ्रो इज नॉट लेस देन दैट ऑन द सेकंड थ्रो है ना। तो फर्स्ट थ्रो में कुछ भी आ सकता है अगर सेकंड थ्रो। अब अगर यहाँ 2 आया तो फिर ये 2 3 4 5 6 कितने वे हो गए, 5। और अगर यहाँ 3 आया तो यहाँ 3 4 5 6 कितने हो गए, 4। और अगर यहाँ 4 आया तो 4 5 6 कितने हो गए, 3। और अगर यहाँ 5 आया तो यहाँ 5 और 6 आ सकता है, 2। और अगर यहाँ 6 आया तो यहाँ भी 6 आ सकता है, 1। तो ये कितना बन गया, 6 और 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 तो 21। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, क्या हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब कुछ और क्वेश्चन, ये तो सिर्फ ईपीएफओ के थे, हम यूपीएससी सीसेट के भी ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जो जैसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं। उसमें देखो ये 19 नंबर क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन ए बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन्स बाय स्कोरिंग सिंगल रन, 4 रन एंड 6 ओनलीज, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्कोरिंग। 25 करने हैं, अब या तो वो सिंगल ले रहा है, या वो चौका मार रहा है, या वो छक्का मार रहा है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, पोजीशन फिक्स करना सीखो। अगर वो एक भी सिक्स नहीं मारता, एक भी चौका नहीं मारता, तो वो 25 के 25 सिंगल ले सकता है, ले सकता है। अगर वो एक भी सिक्स नहीं मारता, एक 4 मारता है, तो वो 21 सिंगल ले सकता है। उसने एक भी सिक्स नहीं मारा, 2 4 मारे, तो वो 17 रन ले सकता है सिंगल। एक भी सिक्स नहीं है, 3 4 है, तो वो 13 रन, 4 तिये 12, तो 12, 4 तिये 12 और 25 ही बनाने हैं ना, तो 13 रन ले सकता है वो। उसने एक भी सिक्स नहीं मारा, 4 चौके मारे, तो 9 रन ले सकता है वो। एक भी सिक्स नहीं मारा, 5 चौके मारे, तो 5 रन ले सकता है वो। एक भी सिक्स नहीं मारा, उसने 6 चौके मारे, तो 1 रन ले सकता है वो। समझ पा रहे हो ना, तो ये कितने केस हो गए, 3 3 6 और एक 7 केस हो गए। अब वो एक सिक्स मारे, एक भी चौका ना मारे, तो वो 19 रन ले सकता है। ठीक है, एक सिक्स मारे, एक चौका मारे, 10 हो गए, तो वो 15 रन दौड़ के ले सकता है, 15 रन। एक सिक्स मारा, 2 4 मारे भाई, तो 11 रन दौड़ के ले सकता है। 1 6 3 4, तो अब वो 7 रन दौड़ के ले सकता है। 1 6 4 4, अब वो 3 रन दौड़ के ले सकता है। 1 6, अब वो 5 चौके मार नहीं सकता, तो इतना ही बनेगा भाई। तो ये 3 और 2 5 केस बन गए। ठीक है, अब वो 2 छक्के मारे, एक भी चौका ना मारे, तो वो 13 रन लेगा दौड़ के। अगर उसने 2 6 मारे, 1 4 लगाया, तो 12 और 4 16, वो 9 रन लेगा। ये 12 और 8 20, तो 5 रन लेगा। ये 12 और 12 24, तो 1 रन लेगा, तो ये हो गए 4। अब वो 3 छक्के मारे, 18, एक भी चौका नहीं मारा, तो 7 रन दौड़ के लेगा। जब उसने 3 छक्के मारे, एक चौका मारा, 18 और 4 22, तो वो 3 रन लेगा, तो ये बन गए 2 केस। अब वो 4 छक्के मारे और एक भी चौका ना मारे, 1 रन दौड़ के ले लेगा, ये बन गया 21। और आगे तो पॉसिबल नहीं है, तो ये हो गया 7 और 5 12, 4 16, 2 18 और 1 19, तो 19 केस बनेंगे भाई। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत दफा पूछता है इस तरह के सवाल। मैंने सिमिलर सी चीजें ली हैं, मैं बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी ले सकता था, बट मैंने कोशिश किया कि मैं सिमिलर सिमिलर से क्वेश्चन लूं। ठीक है, देखो नेक्स्ट 20 नंबर, how many distinct 8-digit number can be formed by rearranging the digits of the number this such that odd digit occupy odd position and even digit occupy even position। अब ये 1 2 2 3 3 4 4, तो टोटल पोजीशन कितनी है, टोटल पोजीशन है 8, जिसमें 4 इवन पोजीशन होंगी और 4 ओड पोजीशन होंगी। ठीक है भाई, ये 1 2 3 4, ये ओड
ओड पोजीशन है और ऑल्टरनेट वाली इवन पोजीशन है। अब 4 इवन पोजीशन पे, ठीक है, अगर मैं देखूं कितना आएगा, तो 4 इवन पोजीशन पे कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल। लेकिन जो इवन डिजिट है यहां ये 4 है और रिपीट हो रही है दोनों, तो रिपीटेशन तो कम कर देती है, तो अलग लेंगे, 2 फैक्टोरियल इन 2 फैक्टोरियल इन 2। फिर ओड पोजीशन भी 4 है और ओड नंबर भी 4 है, लेकिन दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 गुना 3 गुना 2, और ये 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 गुना 3 गुना 2, और ये 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 गुना 6 36। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट 21। What is the number of selections of 10 consecutive things out of 12 things in a circle taken in the clockwise direction? Clockwise direction 10 consecutive कितने हो सकते हैं? अब देखो ये एक क्लॉक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया ना? अच्छा, दो दो लेने थे बीच में। ओहो, क्लॉक है ना भाई, क्लॉक में तो 12 होंगे, ये 12 बजे होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्लियर है? 10 कॉन्जुगेटिव थिंग्स है। अब अगर मैं 10 कॉन्जुगेटिव थिंग्स है, अगर मैं यहाँ 12 से शुरू करूंगा तो मैं कितने पे जाऊंगा भाई? अगर मैं 12 से शुरू करता हूं तो कितने पे? अगर, चलो आप 12 से नहीं शुरू कर रहे, 1 से शुरू कर लो। एक से लेके कहां तक की लूंगा मैं? 10 तक की, तो 1 से 10, तो एक केस बन गया। फिर 2 से जाऊंगा तो 11 तक, सेकंड केस बन गया। फिर 3 से शुरू करूंगा तो 12 तक, एक केस और बन गया। फिर 4 से कहां तक? 1 तक। फिर 5 से 2 तक, 6 से 3 तक, 7 से 4 तक, 8 से 5 तक, फिर 9 से 6 तक, फिर 10 से 7 तक, फिर 11 से 8 तक, फिर 12 से 9 तक, फिर 12 के बाद 1 आ जाएगा, 1 से 10 तक, फिर तो रिपीट हो गया। तो कितने केस बने? ये 12 केसेस, खत्म। ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी का लहजा क्या कहता है, ठीक है, जैसा लहजा कहता है वैसी चीजें। क्लियर है? चलो नेक्स्ट 22 देखो। A flag has to be designed with 4 horizontal strips using some or all of the colors red, green and yellow. What is the number of different ways in which this can be done so that no two adjacent strips have the same color? 4 horizontal strips हैं, रेड ग्रीन और येलो, 3 कलर की, 1 2 3 4। अब यहाँ 3 में से कोई भी एक आ जाएगा भाई, लेकिन जो यहाँ आ गया ना वो यहाँ तो नहीं आ सकता, इसके पास तो 2 ही ऑप्शन है, इसके बाद फिर 2 ऑप्शन है, इसके पास फिर 2 ऑप्शन है। भैया तीनों ऑप्शन इसके पास है सिर्फ, क्योंकि एडजेसेंट कलर अगर यहाँ रेड या ग्रीन येलो में से रेड ग्रीन येलो कोई भी आ गया, अब इसके पास तो वो कलर नहीं हो सकता ना। फिर जो यहाँ आ गया इसके पास नहीं हो सकता, जो आ गया है इसके पास नहीं हो सकता। तो मतलब टोटल कितने गए? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 3 जा 24। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बना सकते हो? चलो नेक्स्ट, मुश्किल नहीं है। ये देखो कितना बढ़िया सवाल, एक और घुमा के पूछ लिया। इन ए टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 entrants, a player is eliminated whenever he loses a match. It is given that no match result in a tie or draw. How many matches are played in the entire tournament? अब भैया 150 एंट्रेंट है, तो डिवाइड बाय 2, उनके बीच में कितने मैच होंगे? 75। एक को आपको बाय देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी 74 लोगों में ही मैच हो सकता है, 37, लेकिन एक को आपने बाई दे दिया यहां से, अब वो बाई वाला यहां आ गया, तो अब अगले ग्रुप में 38 लोग हैं, 37 यहां से आए, फिर उनके बीच में 19 मैच होंगे, फिर एक को बाई दे दिया, 18 लोगों के बीच में 9 मैच होंगे, फिर ये बाई वाला आ गया, अब 10 लोगों के बीच में 5 मैचेज होंगे, फिर एक को बाई दे दिया, तो 4 लोगों के बीच में
2 मैच होंगे, फिर इन 2 लोगों के बीच में 1 मैच होगा, फिर ये एक को बाई दिया था, एक और एक, 2 पर्सन है, तो फिर एक फाइनली। ठीक है, आईपीएल की तरह हो गया, 4 टीमें, चारों आपस में भिड़ी, एक को फाइनल में भेज दिया सीधा। ठीक है, अब टोटल कितने मैच हुए, ये 75, और ये 2 1 3 1 4, यहां सम कर लो। कितना हुआ भाई, 5 4 9 और 9 18, 18 9 27 37 37 74, और ये 149 मैच। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ज्यादा हैवी प्रैक्टिस नहीं है, मतलब सिमिलर लेवल पे ही करवा रहा हूं मैं बस। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं। अब देखो, ये सीजेड 2022 में आया था। देर इज ए न्यूमेरिक लॉक विच हैज 3 डिजिट पिन। द पिन कंटेन्स डिजिट 1 to 7. There is no repetition of digit. The digit in the pin from left to right are in decreasing order. ऐसे लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर है, समझ रहे हो ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है। तो एनी 2 डिजिट इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2, कम से कम 2 का गैप है इनके बीच में। तो हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विद सर्टेनिटी। अब देखो, 7 तक की है, 1 to 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं कहूं कि यहाँ 7 है जी, तो यहाँ क्या आ सकता है, 5, क्योंकि डिफरेंट डिजिट है और डिफरेंस एटलीस्ट 2 है, तो 5 आ सकता है। फिर यहाँ क्या आ सकता है, 3। अब एक चीज, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4 भी आ सकता है, नहीं सॉरी 2, एटलीस्ट 2 डिफरेंस है, तो 2 भी आ सकता है। और अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 1 भी आ सकता है भाई, क्योंकि डिफरेंस एटलीस्ट 2 है ना। फिर अगर यहाँ 7 है तो यहाँ 4 भी आ सकता है, और अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 2 आ सकता है, और अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 1 भी आ सकता है, तो ये भी बन गया एक केस। और अगर यहाँ 7 है तो यहाँ 3 भी आ सकता है, तो यहाँ 1 भी आ सकता है। बोलो, एटलीस्ट 2 डिफरेंस है बस। ठीक है, 7 हो गया भाई। अब यहाँ 6 भी आ सकता है, और अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 4 आ सकता है, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 2 आ सकता है, और अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 1 भी आ सकता है। बोलो हाँ कि ना, आ सकता है बिल्कुल। अब अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 3 भी आ सकता है, यहाँ 1 भी आ सकता है। ठीक है, अब अगर यहाँ 5 है, 5, ठीक है, तो यहाँ 3 आ सकता है और यहाँ 1 आ सकता है बस। और तो ले ही नहीं सकते, यहाँ 0 तो आ नहीं सकता। अगर यहाँ 4 ले लिया तो यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ क्या आएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 4 होना चाहिए मिनिमम, तभी तो बन सकता है। तो कितने केस हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो, ये एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, आसान है ये, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट करके आंसर बताना कि क्या होगा। ठीक है, बताना सबने है। और मैंने यहाँ पे कोई बहुत हाई फाई लेवल नहीं पढ़ाया है, सिर्फ ईपीएफओ को टारगेट करता हुआ। और ईपीएफओ के जितने पीवाई के थे वो ले भी लिए मैंने, मोस्टली ले लिए। अगर कोई छूट गया होगा तो छूट भी गया होगा, ऐसे मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ दावा, बट मैंने मोस्टली जितने भी इकट्ठे हुए एकदम से अभी लेक्चर में पीपीटी बनाई, तो मैंने मोस्टली ले लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, ये ईपीएफओ का लेवल था, लिमिटेड लेवल था। ऐसे कमेंट मत किया करो कि अच्छा इतना आसान इतना मुश्किल, भैया टारगेटेड पढ़ रहे हैं हम। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे साथ भी जरूर जुड़िएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कोर्सेज का लिंक है, या गूगल पे जाके edutap.in टाइप करो, edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे, कोर्सेज में जाके यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज, तो ये अलग अलग कोर्सेज है हमारे। ये मास्टर कोर्स है जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। ये फिर स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स है हमारा, जिसमें कुछ सब्जेक्ट नहीं होंगे, कुछ होंगे। फिर ये टेस्ट सीरीज है। ठीक है, ये डेमो कोर्स मैंने आपको बताया ही था। तो जो भी आप चाहो वो सारे अपनी सुविधा के अनुसार वो कोर्सेज ले सकते हो। ठीक है जी, तो ज़रूर जुड़िएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।